1,500 साल पहले, 2,000 साल पहले से जानते थे कि कैसे इम्यूनाइजेशन करना है, कैसे इम्यूनाइज करके अब जाने बचानी है बीमारी से। और उस समय स्मॉल पॉक्स सबसे बड़ी बीमारी होती थी। जो स्मॉल पॉक्स का मरीज होता था, उसके जो छाले होते थे उसमें से वो पस निकालते थे, उसका जो स्कैब होता था उसको निकालते थे और उसको इकट्ठा करके 1 साल तक सुखाते थे। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि वैक्सीन का भारत के योगदान को डॉक्यूमेंट होना जरूरी था? जॉन हैपकिन अपने आप पे ट्रायल करते थे। तो जब उनका वैक्सीन तैयार हुआ तो उन्होंने जो बाकी लोगों को 3 ml देना चाहिए उसकी जगह 9 ml सिरिंज में भरा और खुद को लगा लिया। वहां पे यज्ञ किया गया, जुमलू देवता जी को मनाया गया और फिर जुमलू देवता जी ने आज्ञा दी गांव वालों को कि आप वैक्सीन लगवाइए। कि आप इतना सारा फाइनेंस डिपार्टमेंट में इतना सारा काम करने के बाद आप किताब भी वैक्सीन के ऊपर लिख रहे हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि आप कोई मेटावर्स में, कोई पैरेलल यूनिवर्स में तो नहीं है? चलती थी इटली और दूसरे देशों के बीच में, उससे वो कंडक्टर आया जिसको कि स्मॉल पॉक्स थी, लेकिन बुखार था, पता नहीं था कि स्मॉल पॉक्स होगा। फिर वो आके एक होटल में रुका रात के लिए, तो उससे वो बीमारी वहां के सफाई करने वालों में पहुंच गई और उन सफाई करने वालों से पहुंच के फिर वो पूरे शहर में फैल गई, जिससे कि हजारों लोगों की डेथ हुई। 1796 में एडवर्ड जेनर नाम के एक फिजिशियन थे जिन्होंने स्मॉल पॉक्स के खिलाफ एक वैक्सीन को डेवलप किया। आज 200 सालों में अलग अलग वायरसेस के खिलाफ अलग अलग वैक्सीन हैं और भारत पूरी दुनिया भर में 62% वैक्सीन का उत्पादन करता है और साथ ही अलग अलग देशों को भेजता है। लेकिन अब आप सोचेंगे कि भारत का वैक्सीन को लेकर आखिर योगदान कैसा है, कहाँ है और इसे पढ़ना कहाँ है, तो मैं आपको एक किताब सजेस्ट करती हूँ जिसका नाम है इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री और इसे लिखा है डॉक्टर सज्जन सिंह यादव ने। बहुत बहुत स्वागत है, वित्त मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी हैं आप। सर, सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि वैक्सीन डिप्लोमेसी हो, वैक्सीन हेजिटेंसी हो, चाहे फिर वैक्सीन मैत्री हो, आपको एक किताब लिखने का कहाँ से आइडिया आया? जब ये कोविड-19 की शुरुआत हुई थी पेंडेमिक की, तो चारों तरफ बहुत सारा ध्यान वैक्सीन की तरफ था कि वैक्सीन ही ऐसी महामारी से बचा सकता है। उस समय बहुत क्यूरियोसिटी थी सबके दिमाग में, आपके दिमाग में भी रही होगी, मेरे माइंड में भी क्यूरियोसिटी थी कि वैक्सीन कहाँ से आता है, कैसे बनता है, कितने वैक्सीन्स हैं, कहाँ बनते हैं ये सब, ये जो मैजिकल बुलेट है कहाँ बनती है। तो इसलिए मैंने इसके बारे में बहुत पढ़ना शुरू किया, लिटरेचर, बहुत सारे आर्टिकल्स। तो मेरे को पता चला कि अरे इसमें तो हर वैक्सीन के पीछे बहुत अच्छी अच्छी कहानियां छुपी हैं। हर वैक्सीन के पीछे एक सेक्रीफाइस है साइंटिस्ट का, एक एंटरप्रेन्योर, हमारे जो वैक्सीन प्रोड्यूसर्स की कितनी मात्रा में वैक्सीन बनाते हैं, एक लीडरशिप है जो कि पूरे भारत के वैक्सीन को पूरे विश्व में पहुंचा रही है ताकि पूरे विश्व के लोग इससे जुड़ सकें। तो मैंने सोचा कि इन सब इंटरेस्टिंग कहानियों को, साथ ही साथ जो इतना सारा काम हमारे देश में हुआ है उसको हमें पहुंचाना चाहिए अपने लोगों तक भी, और पूरे वर्ल्ड को भी बताना चाहिए कि हमारी जो महारत है वैक्सीन में वो कैसे बनी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपने कही है, लेकिन हमारे दर्शकों को आप किसी एक वैक्सीन स्टोरी अगर आप बता दें, या जो आपको सबसे इंटरेस्टिंग वैक्सीन बनने की कोई स्टोरी लगी हो जिसने आपको बहुत ज्यादा हिट किया हो, वो अगर आप हमारे साथ शेयर करें तो। नहीं, बहुत सारी कहानी, जैसे कि मैंने बोला बहुत सारी कहानी है। एक मैं पुरानी कहानी सुनाता हूँ। जो आपने बोला, एडवर्ड जेनर ने तो पहला वैक्सीन बनाया था जो 1796 में बना था, लेकिन भारत में पहला वैक्सीन कौन सा बना था? एडवर्ड जेनर ने बनाया इंग्लैंड में। पर हमारे भारत देश में भी आज से 200 साल पहले, 150 साल पहले वैक्सीन का निर्माण शुरू हुआ था और वो पहला वैक्सीन बना था प्लेग के अगेंस्ट में। प्लेग एक बहुत बड़ी महामारी थी जिसको कि बहुत लोगों की जानें लेती थी पुराने समय में। तो उस समय बॉम्बे में प्लेग फैला था। बॉम्बे में भी प्लेग आया था, शिप के थ्रू, जो बाहर से व्यापार होता था वहां से किसी के थ्रू प्लेग आ गया था और बहुत महामारी बहुत बुरी तरह फैल रही थी। तो उस समय एक यहाँ पे साइंटिस्ट होते थे, जॉन हैफकिन। आपने कुछ लोगों ने नाम सुना होगा, बॉम्बे हैफकिन इंस्टीट्यूट है उनके नाम से। तो जॉन हैपकिन जो यहाँ पे वैक्सीन का, कोलेरा वैक्सीन का ट्रायल कर रहे थे, तो उस समय बॉम्बे के गवर्नर ने हैपकिन को बुलाया कि भाई ये तो महामारी बहुत बुरी तरह फैल रही है और इसका तो तरीका तो वैक्सीन के जरिए ही हम रोक सकते हैं, तो आप इसके लिए एक वैक्सीन बनाइए। और उनको एक 2 कमरों वाली लैब दी गई बॉम्बे में बनाने के लिए वैक्सीन, और 2 आदमी दिए गए, एक असिस्टेंट और एक पियोन बस। तो उन 2 लोगों की मदद से और रात दिन काम करके जॉन हैपकिन ने 3 महीने में
प्लेग के अगेंस्ट में वैक्सीन बना दी। और तो और उनका एक स्टाइल था अपना, वो वैक्सीन जो बनाते थे, आज हम देखते हैं कि वैक्सीन के लंबे चौड़े ट्रायल हो रहे हैं, ह्यूमन पहले एनिमल पे होते हैं, ह्यूमन पे होते हैं, जॉन हैपकिन अपने आप पे ट्रायल करते थे। तो जब उनका वैक्सीन तैयार हुआ तो उन्होंने जो बाकी लोगों को 3 ml देना चाहिए उसकी जगह 9 ml सीरिंज में भरा और खुद को लगा लिया। उसके बाद उनको बहुत तेज बुखार हुआ, वो कुछ 1-2 दिन बीमार रहे क्योंकि डोज बहुत ज्यादा ले ली थी, पर वो ठीक हो गए। तो उसके बाद उस वैक्सीन का ट्रायल हुआ बॉम्बे के प्रिजनर्स के ऊपर में। तो प्रिजनर्स पे ट्रायल हुआ, उन पे भी ये सक्सेसफुल पाया गया, तो फिर पूरे देश में ये वैक्सीन को ले जाया गया। तो प्लेग का जो वैक्सीन था वो देश में निर्माण किया हुआ, देश में इवॉल्व किया हुआ पहला वैक्सीन था। ये उसकी कहानी है। अच्छा, जो लोग नहीं जानते, बहुत ही इंटरेस्टिंग आपने ये कहानी भी बताई है, और इससे मुझे लगता है कि और लोगों को भी, जो पढ़ने वाले लोग हैं किताब को, उनको और इंटरेस्ट आएगा कि ऐसी कौन सी कहानी है जो हम देख सकते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं सर के बारे में, उनको बता दूं कि लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन से पब्लिक हेल्थ में उन्होंने डॉक्टरेट डिग्री भी हासिल की है, और इसीलिए जो कुछ भी वो बताएंगे, जो कुछ भी उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, वो कितना ज्यादा ऑथेंटिक हो सकता है, ये आप खुद सोच सकते हैं। दूसरा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, वो है आप ही की किताब में जो आपने इंडिया वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी के बारे में जैसे मेंशन किया है, उसमें क्योंकि भारत का वैक्सीन प्रोड्यूस करने में और वैक्सीन बांटने में कितना बड़ा योगदान है, मुझे लगता है कि कोविड के बाद शायद सब लोगों को पता चला है, और अभी भी कई लोगों को शायद यकीन भी नहीं होता है कि सिर्फ कोविड के खिलाफ वैक्सीन ही नहीं, बल्कि अलग अलग वायरसेस की जो वैक्सीन है हम पूरी दुनिया भर में बांटते हैं। तो क्या वो भी हमें इस किताब में पढ़ने को मिलेगा, और किस तरह से पढ़ने को मिलेगा? डेफिनेटली इस किताब में आपको मिलेगा कि कोविड के अगेंस्ट में हमने कैसे वैक्सीन बनाया, इतनी तेजी से कैसे बनाया, उसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स रहे, क्या लीडरशिप रही, कितना फाइनेंशियल असिस्टेंस रहा, कितना एनकरेजमेंट हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी का रहा, जिसके कारण ये वैक्सीन तैयार हुई। आपको बता दें कि इससे पहले वैक्सीन जो है बनाने में कम से कम 5 से 10 साल लगते थे, कोई भी नई बीमारी का वैक्सीन आता था। लेकिन जब कोविड आया तो बहुत जरूरी था कि लॉकडाउन है, लॉकडाउन तो कितने दिन रह सकता है, वो तो एक टेम्परेरी मेजर है, सोशल डिस्टेंसिंग है, पर एक्टिवली उससे हम लड़ नहीं सकते ऐसी बीमारी से। तो उससे लड़ने का एक ही तरीका है कि वैक्सीन बनाया जाए। तो वैक्सीन के लिए, क्योंकि तब तक भारत सरकार की जो पॉलिसीज हैं, जो सपोर्ट रहा है, उससे हमारे वैक्सीन निर्माताओं का एक डंका जरूर बजा हुआ था पूरे वर्ल्ड में। और इसीलिए जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक वैक्सीन बनाने की शुरुआत की, तो सबसे पहले भारत के वैक्सीन निर्माता जो हमारा सीरम इंस्टीट्यूट है, उससे उन्होंने एग्रीमेंट किया। इसी तरह हमारे आईसीएमआर ने फटाफट वायरस को आइसोलेट किया, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साइंटिस्ट हैं, और उन्होंने भारत बायोटेक से मिलकर एक और दूसरे वैक्सीन बनाने की शुरुआत की। एक साथ भारत सरकार ने मिशन कोविड सुरक्षा का ऐलान किया, जिसमें 900 करोड़ रुपए दिए गए कि नए वैक्सीन निर्माताओं को एनकरेज किया जाए, रिसर्च को इनकरेज किया जाए, एनिमल ट्रायल को बढ़ावा दिया जाए, ह्यूमन ट्रायल की फैसिलिटी बनाई जाए। तो ये सब फैक्टर्स को देखते हुए, जैसा आप जानते हैं कि ये महामारी मार्च में हुई थी, और जनवरी से 16 जनवरी से हमने दो दो वैक्सीन के साथ इसकी शुरुआत भी कर दी थी। और उस समय बहुत गिने चुने देश ऐसे थे जिनके पास कोविड-19 वैक्सीन था। तो हमारे देश की जो कैरिस्मेटिक लीडरशिप रही, जो फाइनेंशियल सपोर्ट रहा, और जो हमारे साइंटिस्ट का इनोवेटिवनेस आप कहेंगे, उनकी जो ज्ञान की शक्ति है, उसके कारण से हमने न केवल अपने आप को बचाया, बल्कि पूरे विश्व को, जैसे आपने कहा, वैक्सीन मैत्री के द्वारा हमने वैक्सीन की डोजेज पहुंचाई, और इतने देश, दूसरे देशों के प्रधानमंत्रियों ने उसको संजीवनी बूटी मान के स्वीकार किया, और हमारे को बहुत बहुत धन्यवाद भी ज्ञापित किया। एक और सवाल, जो इंटरेस्टिंग सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि न्यूज तक ने पिछले 2 सालों में कोविड के खिलाफ और कोविड पर बहुत सारी स्टोरीज बनाई हैं, और उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो था वो था वैक्सीन हेजिटेंसी का, कि लोगों के बीच में इस वैक्सीन हेजिटेंसी को किस तरीके से दूर करें, क्योंकि जब बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाया जाना था 90s और 80s में, उस वक्त भारत ने बहुत सारी वैक्सीन हेजिटेंसी देखी थी। तो इस वैक्सीन हेजिटेंसी को लेकर आपकी किताब में क्या कुछ है, और अगर कोई कहानी इसके पीछे भी हो तो वो भी हमें जरूर बताएं। नहीं, वैक्सीन हेजिटेंसी मैं बताना चाहूंगा कि आज से नहीं है। जब जिस दिन एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन बनाया था, उस समय से एंटी वैक्सीन लोग इकट्ठे हो रखे थे। उस समय से वैक्सीन की हेजिटेंसी थी, उसके बारे में अलग अलग भ्रांतियां फैली हुई थी।
तो इसी तरह जब कोविड-19 वैक्सीन भी आया तो उसके बारे में भी बहुत सारी हेजिटेंसी दिमाग में थी लोगों के। और आपने देखा, आपको जानकारी भी होगी कि जनवरी में जब ये शुरुआत हुई तो लोग बड़े रिलक्टेंट थे वैक्सीन लगाने के लिए। बिल्कुल। और इसीलिए हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने, आपको याद होगा, अप्रैल में टीका उत्सव की घोषणा की। उन्होंने हमारे हेल्थ वर्कर्स को बोला कि सबको घर घर जाके हम बताएं कि वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, उससे ही बीमारी से बचाव हो सकता है, दवाई भी होनी चाहिए और ढिलाई भी नहीं होनी चाहिए, कड़ाई होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला। और इसीलिए वो टीका उत्सव के दौरान बहुत सारे लोगों को हेल्थ वर्कर्स ने घर घर जाके बताया। जहां तक उसकी रेजिडेंसी को लेके, क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां रहती हैं, एक छोटी सी कहानी इस किताब में है कि एक हमारी हिमाचल प्रदेश में मलाना जगह है हिमाचल में, वहां पे कुछ लोगों ने ये फैला दिया, वहां उनके एक देवता होते हैं जुमलू देवता। तो वहां पे कुछ लोगों ने ये फैला दिया कि जुमलू देवता ने ये बोला है कि वैक्सीन नहीं लगवानी है, तो इसलिए वो लोग वहां वैक्सीन बिल्कुल लगवा नहीं रहे थे, उसकी तरफ हेजिटेंसी थी वैक्सीन की। लेकिन फिर हमारे जो हेल्थ वर्कर्स ने जाके लोगों को समझाया, फिर एक वहां पे यज्ञ किया गया, जुमलू देवता जी को मनाया गया, और फिर जुमलू देवता जी ने आज्ञा दी गांव वालों को कि आप वैक्सीन लगवाइए। तो वहां से वैक्सीन हेजिटेंसी वो खत्म हुई। इस वाह। तरह वैक्सीन से मैं ये बताना चाहूंगा कि बहुत बार बहुत मौतें भी होती हैं। जैसे एक पुराने समय में स्मॉल पॉक्स के बारे में जब वैक्सीन हेजिटेंसी थी, तो उसमें इटली में बहुत वैक्सीन हेजिटेंसी होती थी और वहां कोई वैक्सीन नहीं लग पा रहा था। उससे क्या हुआ कि एक ट्रेन से कंडक्टर, जो कि स्मॉल पॉक्स जिसको रखी थी, वो ट्रेन चलती थी इटली और दूसरे देशों के बीच में, उससे वो कंडक्टर आया जिसको कि स्मॉल पॉक्स थी, लेकिन बुखार था, पता नहीं था कि स्मॉल पॉक्स होगा। फिर वो आके आके एक होटल में रुका रात के लिए, तो उससे वो बीमारी वहां के सफाई करने वालों में पहुंच गई, और उन सफाई करने वालों से पहुंच के फिर वो पूरे शहर में फैल गई, जिससे कि हजारों लोगों की डेथ हुई। इसीलिए हुई कि लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाए थे। तो कुछ फैक्चुअल कहानियां भी इसमें हैं, कुछ इंटरेस्टिंग कहानियां भी इसमें हैं। तो इस किताब में मैंने कोशिश की है कि एक अच्छा बुके स्टोरीज का रीडर्स को पढ़ने को मिले। नहीं, आपने 2 कहानियाँ बताई और 2 कहानियों में ही मुझे बहुत इंटरेस्ट इसमें आया। मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी, और ये सवाल जो है ये सीरियस होने के साथ-साथ बहुत फ़नी भी है। वो ये कि सब लोग पूछ रहे हैं आपसे कि आपके दिन में 24 घंटे से ज़्यादा घंटे होते हैं क्या? कि आप इतना सारा फाइनेंस डिपार्टमेंट में इतना सारा काम करने के बाद आप किताब भी वैक्सीन के ऊपर लिख रहे हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि आप कोई मेटावर्स में, कोई पैरेलल यूनिवर्स में तो नहीं है? नहीं, थैंक यू सो मच कॉम्प्लीमेंट के लिए आपके। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि हमारी जो सरकार है, खासकर फाइनेंस मिनिस्ट्री में, काम तो बहुत है लेकिन वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। तो इसलिए जो काम की स्ट्रेस है वो दफ्तर तक ही सीमित रहती है, घर में रात में नहीं आती है साथ में। तो इसलिए डेफिनेटली थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग और टॉपिकल है, केवल हमें ये बताना है कि वैक्सीन कैसे है, पर हमारी जो वैक्सीन सुप्रीमेसी है, जो हमारे अब आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, जो अपने देश की 75 साल की सब डेवलपमेंट के बारे में बता रहे हैं, तो वैक्सीन एक इतना इम्पोर्टेंट विषय है जिसमें हम इंपोर्ट करते थे कुछ साल पहले, और आज विश्व में वैक्सीन सुपर पावर है। 62% जैसे वैक्सीन हम लोग बनाते हैं। हर 3 में से 2 बच्चे को भारत का बना हुआ वैक्सीन वर्ल्ड में लगता है। तो ये बात पता चलनी चाहिए सबको, इसलिए ये मोटिवेशन के कारण मैं रात में आके इसमें डेफिनेटली ऑफिस के बाद काम करता था और ये बुक को खत्म कर पाया। इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल ये है कि आपने कितने समय में ये किताब खत्म की? और एक और सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्योंकि मैं आपके कई इंटरव्यूज भी इसी को लेकर देख रही थी, और आपने कहा कि भारत का योगदान वैक्सीन को लेकर क्या है, कैसा है, वो डॉक्यूमेंट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि इससे पहले भी हमने अलग अलग मुद्दों में देखा, चाहे वो भारत की संस्कृति हो, चाहे वो मुगल काल के समय पर भी भारत में कौन कौन से लोग रहते थे, उसका कोई हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, क्योंकि उसे क्षतिग्रस्त कर दिया था। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि वैक्सीन का भारत के योगदान को डॉक्यूमेंट होना जरूरी था? हाँ, बिल्कुल। जैसे आप जानते, कितने लोगों को आज ये पता है कि इतनी सारी सेक्रीफाइस हर वैक्सीन के पीछे हुई है? कितने लोगों को पता है कि ये भारत 62% विश्व की वैक्सीन बनाता है? कितने लोगों को पता है कि हमने ना केवल 200 करोड़ डोजेज भारतीयों को लगाई कोविड वैक्सीन की, पर हमने 150 देशों को वैक्सीन दी। तो और कैसे हम ये कोविड के दौरान ये वायरस आया और कैसे हमने ये पूरा वैक्सीन बनाया,
और कैसे हमने उस वैक्सीन को 200 करोड़ डोजेस दी लोगों को। ये बहुत बड़ा अरेंजमेंट था, बहुत बड़ा इसमें रात दिन का काम भी हुआ था, और इसमें एक लीडरशिप लगी थी, ना केवल लीडरशिप नीचे से बल्कि ऊपर टॉप से ड्रिवन हुआ था, और नीचे तक वो लीडरशिप गई थी। और कितना हमारे हेल्थ वर्कर्स ने धक्के झेले, कितना उनको गालियां पड़ी वैक्सीन लगवाने में हेजिटेंसी के कारण। तो ये सब बताना बहुत जरूरी है कि ना केवल हमारे देश की वैक्सीन सुप्रीमेसी डेफिनेटली, पर उसका सेक्रीफाइस और उसकी लीडरशिप के बारे में हर व्यक्ति को जानना चाहिए, ये मेरा मानना है। इसलिए ये किताब को ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचना चाहिए। और मुझे मालूम है कि समय की आपके पास कमी है, भले ही आपके दिन में 24 घंटे से ज्यादा हो, लेकिन मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, वो ये है कि बहुत सारे वायरसेस की हमने देखा कि 200 सालों में बहुत सारे वायरसेस की वैक्सीन बन चुकी है। आप ही के इंटरव्यूज में ये भी था कि भारत को वैक्सीनेशन के बारे में कहीं समय पहले से पता था। और दूसरा सवाल ये है कि क्या एचआईवी, जिसकी अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है, और हमें देखा कि किस तरीके से अफ्रीकन कंट्रीज में कई सारे लोग इसकी वजह से मारे जाते हैं, क्या उसकी वैक्सीन भी आने वाले समय में लोगों को मिल सकती है? जी, एक तो मैं पुराना बताना चाहूंगा कि वर्ल्ड यही जानता है कि पहला वैक्सीन एडवर्ड जेनर ने बनाया था, लेकिन इसमें भी सच्चाई ये है कि हमारे जो देश के लोग हैं वो उससे 1500 साल पहले, 2000 साल पहले से जानते थे कि कैसे इम्यूनाइजेशन करना है, कैसे इम्यूनाइज करके अब जाने बचानी है बीमारी से। और उस समय स्मॉल पॉक्स सबसे बड़ी बीमारी होती थी, और हमारे यहाँ एक नया तरीका था स्मॉल पॉक्स से बचने का, जो मैंने पहले भी बताया है इंटरव्यू में, उसको हम बोलते थे वेरियोलेशन। और हमारे लोग, हमारे पूर्वज बहुत समझदार थे, तो उनको पता था कि कैसे बचना है। तो वो क्या करते थे, जो स्मॉल पॉक्स का मरीज होता था उसके जो छाले होते थे उसमें से वो पस निकालते थे, उसका जो स्कैब होता था उसको निकालते थे, और उसको इकट्ठा करके 1 साल तक सुखाते थे। सुखाते इसलिए थे, आज हम उसको साइंटिफिक टर्म में बोलेंगे एटेन्युएशन, ताकि वायरस कमजोर पड़ जाए। तो वैक्सीन में भी काफी वैक्सीन में वही सेम वायरस होता है पर कमजोर कर दिया गया होता है। तो वो उस वायरस को सुखा के कमजोर कर देते थे 1 साल में, और अगले साल वो हमारे टीकादार गांव गांव में जाते थे, और जिसको टीका लगाना होता था उसके एक कट लगाते थे बाजू पे, वो पाउडर सुखाया हुआ कॉटन पे रखते थे, उसमें थोड़ा गंगाजल डालते थे और उसको बांध देते थे बाजू में पट्टी के साथ में। तो उससे वो वायरस धीरे धीरे प्रवेश करता था ब्लड में, हल्की बीमारी होती थी पर पूरा इम्यूनाइजेशन हो जाता था। तो ये बात मेरे को नहीं लगता कि बहुत सारे लोगों को पता है कि इतने स्मार्टली हम लोग स्मॉल पॉक्स से उस समय लड़ते थे, जब वर्ल्ड को पता ही नहीं था कि वैक्सीन कुछ होता है। और ये वेरिएशन का हमारे हमने अपने पास रखा, बल्कि इसको हमने फैलाया, हमारे से चाइना में गया, चाइना से टर्की गया, यूरोप गया, यूरोप में भी इवन रशिया गया, राजकुमार राजकुमारी नीचे के जो नोबेल्स होते थे, हाई क्लास लोग थे, वो सब ये वेरिएशन के जरिए अपने आप को बचाते थे, जो टेक्निक हमने भारत में इजाद की थी। तो ये तो एक है। और दूसरा जो आपने पूछा दूसरी बीमारियों के लिए, एड्स के लिए या दूसरी बीमारी के लिए, तो डेफिनेटली ये कोविड महामारी में बहुत कुछ हमने सीखा है, बहुत कुछ हमारे साइंटिस्ट ने सीखा है, बड़ी सारी नई टेक्निक्स आई हैं। मैसेंजर आरएनए की एक टेक्निक आई है, विश्व में पहला वैक्सीन भारत ने डीएनए का वैक्सीन बनाया है कोविड-19 के अगेंस्ट में। तो ये जो नई शुरुआत हुई है, इसमें डेफिनेटली जो दूसरी बीमारियों के लिए वैक्सीन जरूर सफल होगा, चाहे वो मलेरिया हो, चाहे वो एड्स हो या दूसरी नई बीमारी हो, तो वैक्सीन डेफिनेटली आएगा और तेजी से आएगा। तो इन तमाम जानकारियों के लिए सर बहुत शुक्रिया। और जो आखिर में जो आपने चिकन पॉक्स को लेकर, स्मॉल पॉक्स को लेकर जो आपने इतनी खूबसूरत कहानी सुनाई, मुझे नहीं लगता कि हमारे दर्शकों को भी पता थी, और इसी वजह से आप सभी लोगों को वो किताब जो सज्जन यादव जी ने लिखी है, डॉक्टर सज्जन यादव ने लिखी है, वो जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि इससे हमारे भारत का जो वैक्सीन इतिहास है वो किस तरीके का रहा है वो सभी आप लोगों को पता चलेगी। और ये किताब लिखने के लिए और हमसे बात करने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू।